स्वागत है आपका आपके एसएस चैनल खुशबू अहलावत में। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो इन 9th में हम पढ़ रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, समकालीन विश्व इतिहास। अब तक 8th में आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ाए हैं, हाउ इंडिया गोट इट्स इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा, और 6th ईयरली मैन की स्टोरी से शुरू करके हमने अब तक सारी जो है तक इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली। अब 9th में हम क्या पढ़ेंगे? 9th में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है हमारा, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको रेवोल्यूशन क्या होती है ये बताना चाहूँगी। जैसा कि आपने 8th में 1857 का रिवोल्ट पढ़ा होगा। 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें हमने जो है क्रांति के बारे में पढ़ा। तो ये रिवोल्ट या रेवोल्यूशन क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? अ फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम। इसमें रिवोल्यूशन से क्या मतलब है कि जब हम बलपूर्वक किसी भी पुरानी सरकार या किसी भी सरकार या सामाजिक तंत्र को हटाना चाहते हैं, ओवरथ्रो करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, बलपूर्वक हटाना चाहते हैं क्रांति करके, तो उसको हम इन फेवर ऑफ ए न्यू सिस्टम, नए सिस्टम को लाने के लिए, फिलहाल या जब भी कभी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सोशल ऑर्डर हमें नापसंद होता है तो हम बलपूर्वक प्रदर्शन करके उसको ओवरथ्रो करना चाहें, ओवरथ्रो मीन्स हटाना चाहें, और उसके स्थान पर एक नया सिस्टम लाना चाहें, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस की क्रांति। तो आप कहेंगे ये फ्रांस की क्रांति ही क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि इन वर्ल्ड हिस्ट्री में वेरी फर्स्ट रेवोल्यूशन पीरियड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन ही थी जिसने जो है क्रांति का उदय किया, क्रांति की शुरुआत की। द रेवोल्यूशन इरा स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रांस। तो क्रांति की शुरुआत, क्रांति का जनक फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में हम रेवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। फ्रांस की क्रांति से ही हम रेवोल्यूशन को भी समझेंगे। और फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुई? अब तक हमने पढ़ा इंडिया में तो अंग्रेजों का शासन था, वो बड़े अत्याचारी थे, दे वर डोमिनेटिंग, दे स्पॉइल आवर इकोनॉमिक स्टेटस एंड एवरीथिंग। सो व्हाट द रीजन? इज इट हैपेंड इन यूरोप ऑल्सो? यस, ये यूरोप में भी ऐसा होता था। यूरोप में, फ्रांस में पढ़ेंगे, रशिया में पढ़ेंगे। सेकंड लेसन आपका रशियन हिस्ट्री का है। तो ये रेवोल्यूशन क्यों हुई यूरोप में भी? यूरोप, द कंट्रीज ऑफ यूरोप, दे वर डोमिनेटिंग, they dominate over the other part of the world, but after that they were facing the same, they were also having revolution within their own country. What's the reason behind that? तो फ्रांस की क्रांति में हम रेवोल्यूशन इरा पीरियड को शुरू करेंगे कि फ्रांस जो कि सबसे पहले एक चेंज का डोर माना जाता है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल सा समरी बता दूं। फ्रांस में जैसे कि आप हर रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं, जैसा कि आप 1857 के रिवोल्ट में पढ़ कर आए थे, सबसे पहले कोजेज होते हैं। कोजेज में आप पढ़ते हैं कारण, जिसमें आप पढ़ते हैं कि कारण क्या रहे होंगे, व्हाट वर द रीजंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन इवेंट्स, इवेंट्स क्या होंगे, किस तरीके से जो है वो क्रांति हुई होगी, शुरू हुई होगी, आउटब्रेक जिसे कह सकते हैं, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। देन रिजल्ट्स, उसके बाद रिजल्ट, परिणाम क्या रहे होंगे, आउटकम्स जिसे आप कह सकते हैं, आउटकम्स। तो ये आप इसमें सारे में पढ़ेंगे। तो कॉजेज पढ़ेंगे हम, जिसमें कारण, फ्रांस की क्रांति किस कारण से हुई, फिर कैसे हुई और क्या उसके परिणाम निकले, सारा लेसन इसी के बारे में है। तो सबसे पहले हम कॉजेज की तरफ चलते हैं, और कॉजेज की तरफ जाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है, अब हम कारण पढ़ने से पहले फ्रांस कैसा है ये तो जान लें कि फ्रांस था क्या, कैसा था, कौन शासक था, क्या हो रहा था, कैसे क्या हुआ, ये तो जानना ज़रूरी है। फ्रांस इज़ क्वाइट अननोन प्लेस फॉर अस, तो इसीलिए हमें फ्रांस को जानना ज़रूरी है।
तो यहाँ हम देखते हैं फ्रांस की सोसाइटी। फ्रांस की सोसाइटी जो है, सबसे पहले फ्रांस के समाज को जानना जरूरी है। फ्रांस का समाज जो है वो 3 स्टेजेस में बटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। 3 भाग थे, 3 हिस्से थे फ्रांस के समाज के। पहला था फर्स्ट स्टेट, सेकंड था सेकंड स्टेट, थर्ड था थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में होते थे क्लर्की। क्लर्की कौन लोग होते थे? क्लर्की होते थे जो वो लोग जो कि धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक ड्यूटीज, रिलीजियस ड्यूटीज करते थे, खास करके क्रिश्चियन चर्च में। दोज हु आर द पार्ट ऑफ द चर्च, दोज हु प्ले रोल इन द चर्च, दे वर द पार्ट ऑफ क्लर्की। एंड नोबेलिटी, नोबेलिटी में सभी राज दरबार के लोग जो हैं, जो अरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते थे, नोबेलिटी में वो लोग आते थे। राजघराने में, राज दरबार में जो भी लोग थे, दे वर द पार्ट ऑफ नोबेलिटी। और थर्ड स्टेट में आप पढ़ ही सकते हैं, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, peasants, artisans, small peasants, land laborers, servants, they are the part of third state। तो समाज 3 भागों में बटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। यहाँ नाम से बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट स्टेट मीन्स वेरी ऑन द टॉप, सबसे ऊपर, सेकंड स्टेट ऑन दैट नेक्स्ट, थर्ड स्टेट लोअर। तो इसी जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इसी तरह से ही समाज में बंटवारा था। फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट था, द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट, दे वर प्रिविलेज्ड, दे वर प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज का क्या मतलब होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो जो हैं उनको टैक्स नहीं देने पड़ते थे बाय बर्थ। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में हो गया वो बाय बर्थ रिच है, बाय बर्थ फ्री है, बाय बर्थ उसको टैक्स एग्जम्पशन मिली हुई है, टैक्स से छूट मिली हुई है। और थर्ड स्टेट में जो हो गया, थर्ड स्टेट में जो है, दे हैव टू पे ऑल द टैक्सेस, द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में यहाँ देखिए, किसान हो गए, बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, सब लैंडलॉर्ड्स, लेबर्स, दे हैव टू पे द टैक्सेस। एंड फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को देख लीजिए कि जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट है, पहले तो पॉपुलेशन बता दूं मैं इसकी, कि 90% पॉपुलेशन जो थी वो थर्ड स्टेट में थी फ्रांस की। The 90% of the population of France that belong to the third state, and first remaining 10% that belong to the first state and second state। बाद की बची हुई 10% जो है वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में थी। अब उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, that was the time period when land is the major earning source। जब जमीन ही मुख्यतः, खेती ही मुख्यतः एक कमाई का जरिया थी। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम देखें तो 60% लैंड जो थी वो क्लर्की और नोबल्स के पास थी, 40% लैंड इन लोगों के पास थी। 90% पॉपुलेशन, they were having 40% of land, and 10% of population they were having 60% of land। This is the distribution of the society। Do you think is it right? It was right। ये सही था? नहीं। 10% लोगों के पास 60% जमीन होना, 90% लोगों के पास 40% जमीन होना, ये एक बहुत ही असामान्य रूप का जो है वो दर्शाता है कि असमानता थी समाज में। ये असमानता देखने में ही आपको समझ में आ रही है। और यहाँ तो हमने बात की कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट फ्री थे, टैक्स नहीं देने पड़ते थे। दूसरी बात, थर्ड स्टेट को टैक्स तो देने ही पड़ते थे, पर टैक्स भी वेरियस टाइप ऑफ टैक्स दे हैव टू पे, टाइथ and tithe। These are the two taxes, tithe and tithe। tithe होता था जो चर्च लगाती थी। चर्च अपना, उस समय चर्च की बहुत वैल्यू थी, एवरीवन पे वेरी रिस्पेक्ट टू द चर्च, एवरीवन इज वेरी रिस्पेक्टेबल, चर्च और वेरी रिस्पेक्टेबल टू एवरीवन। तो चर्च जो बहुत रिस्पेक्टेबल थी हर किसी के लिए, चर्च का एक अपना स्थान होता था, चर्च ने जो कह दिया वही एट लास्ट वर्ड होते थे। तो चर्च टैक्स लगाती थी अपने अलग से, वो भी किस पर? सिर्फ थर्ड स्टेट पर। उसके साथ टाइल सरकार टैक्स लगाती थी, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जो कि सिर्फ किसको देने पड़ते थे? सिर्फ थर्ड स्टेट को देने पड़ते थे। तो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और उस समय राजा कौन था? उस समय राजा था लुइस, यहाँ देखिए, लुइस
16 जो है 1774 में बुर्बो फैमिली, वंश कौन सा था उसका, राजघराने का क्या नाम था, बुर्बो फैमिली से जो है वो 1774 में वो राजा बना, कौन, लुइस 16। अब क्या था कि वो 20 साल का था लुइस 16, और वो जो है शादीशुदा था, उसकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोने। और इस तरीके से ये उस समय का राजवंश था। जो राजा था फ्रांस के समाज का वो लुइस 16 था, जो कि बुर्बो फैमिली से था। 1774 में राजा बना, 20 साल की उम्र में वो राजा था बना था, और उसी समय उसकी वाइफ का नाम, शादी उसकी हुई थी, उसकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेट। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, read the lesson, and please like and subscribe my channel. I hope